हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि वांडा विजन के फाइनल एपिसोड ने मुझे इतना डिसअपॉइंट नहीं करा जितना आप लोग सोच रहे हो। हाँ, कुछ चीजें थी जिनसे मैं डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन वो मेरी फैन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। मैंने अपने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में पहले ही कहा था कि वांडा विजन शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखेंगे जिस हिसाब से वो लोग चलते आ रहे हैं, और फिनाले से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। और जहां तक फैन थ्योरीज बनाने की बात है, तो फैन थ्योरीज कौन नहीं बनाता? कि किसी मूवी या सीरीज को देखकर आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आते? क्या आप लोग नहीं सोचते कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है? और जहां तक डिसअपॉइंटमेंट की बात है, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ फेक पिएट्रो वाले सीन में, जहां पर मुझे लगा कि इवान पीटर्स को सिर्फ इसीलिए कास्ट किया गया क्योंकि वो एक्समेन के यूनिवर्स में क्विकसिल्वर थे, और अगर मार्वल वाले चाहते तो वो इसका बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते थे, बट वो उन्होंने नहीं करा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज ने मुझे डिसअपॉइंट किया वो था अगाथा का खरगोश वाला सीन। मतलब आप बार बार उस रैबिट पे इतना फोकस कर रहे हो, लेकिन फिनाले में उसका कोई मेंशन ही नहीं था, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर तीसरी चीज जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया वो था मिस्टर लसन वाला एंगल। उसे शुरू से इतना ज्यादा इन्वॉल्व करते गए और फिनाले में उसे बड़ी मुश्किल से 20-25 सेकंड का टाइम दिया। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि उसे कोई बड़ा कैरेक्टर बनाना था, अल्ट्रॉन बनाना था, ये बनाना था, वो बनाना था, बट उसके हेक्स के अंदर घुसने का पर्पस ही समझ में नहीं आया। बस वो लोग अंदर गए, बिल्ली ने और वांडा ने मिलकर उनकी गन्स छीनी और डार्सी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया। बस सीन खत्म। I mean, अगर आप उसे शुरू से इतना इरिटेटिंग और अनोइंग कैरेक्टर दिखा रहे हो जिसका एक हायर पर्पस हो सकता है, तो इससे तो ज्यादा स्क्रीन टाइम डिजर्व करता था वो। और ऐसे करके मैं और भी बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट कर सकता हूं जो मेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से नहीं, शो के फ्लॉज की वजह से दिखती हैं। लेकिन हमारे आज के वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करेंगे वांडा विजन के सीजन फिनाले में उन सारी डिटेल्स के बारे में जो हो सकता है कि आप सब लोगों ने मिस कर दी हो। तो बिना किसी भी जादू मंत्र वाली किताब को खोले चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वांडा विजन की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट्स को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसे अगर आप सभी लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके देख लेना। और सिंस अब शो खत्म हो चुका है तो हम फालतू की इररिलेवेंट चीजों को इस वाले वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वांडा और अगाथा की बैटल के साथ, जो हमने पिछले वाले एपिसोड के एंड में देखा था। और अगाथा इस पूरे के पूरे एपिसोड में वांडा के पावर्स, मतलब उसके केओस मैजिक को एब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रही है। फिर हम लोग देखते हैं कि वांडा वहीं पे मौजूद एक रेड कलर की कार को उठाकर अगाथा पे फेंक देती है, और ये रेड वाली कार एक्चुअली में वही कार है जिससे वांडा वेस्टव्यू में आई थी, और इसकी नंबर प्लेट पे वही स्टैनली सर का ईस्टर एग है, एक्सेलसियोर वाला। एंड एपिसोड के एंड में जब वांडा एक्स को बंद कर देती है तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये कार जो अभी घर में घुसी हुई है वो बाहर पहुंच जाती है एकदम सही सलामत। फिर इसके बाद वाले सीन में सफेद वाला विजन आता है और वांडा का ऐसे सिर पकड़ के तरबूज जैसे मसलने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मल वाला विजन उसे घसीटता हुआ ले जाता है। और इस वाले सीन को देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी मैन ऑफ स्टील की याद आ गई। अब इस पूरे मैटर में लसन का प्लान ये है कि वो कैटरैक्ट मतलब व्हाइट वाले विजन को हेक्स में भेज देगा, और वो जो अंदर वाला विजन है उसे मार देगा। एंड जब ये वाला विजन मतलब व्हाइट वाला विजन हेक्स से बाहर निकलेगा तो दुनिया की नजरों में वांडा एक क्रिमिनल होगी, क्योंकि उसने सॉर्ड के हेडक्वार्टर से विजन को चोरी करा है। और इस प्लान को सुनने के बाद जिमी वो वहीं पे रखे हुए एक मोबाइल को चोरी करता है, अपनी मैजिक ट्रिक जो एंटमैन में सीखी थी उसका इस्तेमाल करके, और अपनी हैंडकफ्स को खोलने के बाद वो कहता है फ्लरिश। फ्लरिश एक्चुअली में मैजिशियंस के हैंड जेस्चर्स, जो वो ऐसे स्टाइल वाले हैंड जेस्चर्स होते हैं, उसे कहा जाता है, और ये जनरली कार्ड ट्रिक्स में काफी हाईली यूज होता है। बट ऑन अ साइड नोट मैं ये चीज सोच रहा था कि मिस्टर लसन ने ये चीज सोच भी कैसे ली कि वो विजन को हेक्स के अंदर भेजेंगे और वांडा को एलिमिनेट कर देंगे। वांडा की पावर के बारे में पता नहीं क्या आपको? फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि अगाथा और वांडा की फाइट थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, एंड वांडा स्टिल इस बात को लेकर कन्विंस्ड नहीं है कि वो एक विच है। और तब जाकर अगाथा उसे डार्क होल्ड वाली किताब दिखाती है जो उसके बेसमेंट में रखी हुई थी, एंड वो उससे कहती है कि इस किताब में एक पूरा चैप्टर स्कारलेट विच को डेडिकेटेड है। इतनी ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट है वो। अब डार्क होल्ड मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली काफी इंपॉर्टेंट किताब है। इसे बुक ऑफ द डैम्ड या बुक ऑफ द सिंस भी कहा जाता है, और ये हेल से काफी ज्यादा डीप कनेक्शंस रखती है। ये चिथॉन नाम के एक
एल्डर गॉड को रिप्रेजेंट करती है जो डिमोनिक एंटिटी है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब डोरमामू, मेफिस्टो, नाइटमेयर ये सब पानी भरते हुए नजर आएंगे इसके सामने, इतना पावरफुल है ये। और वांडा का केओस मैजिक भी चथॉन से ही रिलेटेड है। अब डार्क होल्ड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज भी हो रहा है क्योंकि मार्वल के यूनिवर्स में हम लोग डार्क होल्ड को पहले भी देख चुके हैं एजेंट्स ऑफ शील्ड में, और इन दोनों डार्क होल्ड्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन सिंस वांडा विजन में ये वाली डार्क होल्ड दिखा दी गई है तो हमें मानना पड़ेगा कि एजेंट्स ऑफ शील्ड की वो वाली डार्क होल्ड कैनन नहीं है। इनफैक्ट पूरा का पूरा एजेंट्स ऑफ शील्ड अब शायद कैनन नहीं होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि शायद 2 डार्क होल्ड्स एग्जिस्ट कर सकती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक डार्क होल्ड को क्रिएट करना और उसका एग्जिस्ट करना ही इतनी बड़ी बात है, अगर उसके जैसी 2 करने लगी ना। अब जैसे ही अगाथा इस डार्क होल्ड के पेजेस को खोलती है तो हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि इसके पेजेस पे संस्कृत लिखी हुई है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी विचेस हमने देखी हैं वो अपने स्पेल्स को लैटिन, मेरा मतलब है लैटिन में बोलती है, और इसमें ये सारे के सारे स्पेल्स संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब इस किताब में संस्कृत का लिखा होना ये चीज भी सिग्निफाई करता है कि ये किताब हो सकता है कि कमरताज की लाइब्रेरी को बिलोंग करती हो, क्योंकि कमरताज नेपाल में है एंड नेपाल इंडिया और संस्कृत से काफी ज्यादा क्लोज है, तो क्वाइट पॉसिबली ये किताब कमरताज की लाइब्रेरी में ही थी। और जब अगाथा इसके स्कारलेट विच वाले पेज को खोल के दिखाती है तो उसमें पूरा स्कारलेट विच का एक क्राउन व्राउन वाला डायग्राम बना हुआ है। लेकिन इसके बारे में 2 चीजें और भी इंटरेस्टिंग है। पहली तो ये कि ये जो इमेज है ये लियोनार्डो डा विंची के काफी फेमस आर्टवर्क विट्रूवियन मैन से रिसेंबल करता है। अब अगर आप लोग विट्रूवियन मैन के ही सिंबलाइजेशन के पीछे जाओगे तो आपको इस बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है स्कारलेट विच का, इसी के पीछे जो मीनिंग है वही काफी हद तक समझ में आने लगेगा। लियोनार्डो डा विंची का विट्रूवियन मैन एक्चुअली में एक परफेक्ट मेल फिगर को रिप्रेजेंट करता है, और उनका ये इलस्ट्रेशन एक्चुअली में ह्यूमन फॉर्म और यूनिवर्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको डिनोट करता है। तो अगर आप इस पूरी चीज को अगाथा जो बोल रही है उसके साथ कंपेयर करके देखोगे तो चीजें काफी हद तक फिट होती हैं। अगाथा के हिसाब से वांडा एक सॉर्ट ऑफ परफेक्ट विच है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे ना तो कवन की जरूरत है और ना ही स्पेल्स को कास्ट करने के लिए इनकैंटेशंस की, और वांडा की डेस्टिनी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। एंड ये सारी की सारी चीजें लियोनार्डो डा विंची की विट्रूवियन मैन के साथ परफेक्टली फिट होती हैं। और इसके पीछे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक स्टार शेप का पेंटाग्राम बना है जिसे विचेस काफी ज्यादा यूज करती हैं अपने मैजिक वैजिक करने के लिए। और इसके साथ में अगाथा काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी बोलती है, जैसे स्कारलेट विच पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। इसका मतलब ये है कि स्कारलेट विच बेसिकली एक उपाधि है जो किसी भी विच को मिलती है, एक काफी स्ट्रॉन्ग विच को। बट इसके साथ में अगाथा ये भी कहती है कि स्कारलेट विच की डेस्टिनी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, और वांडा चाहे इस चीज को जितना भी डिनाई कर ले, हम लोग को पता है कि ऐसी अगर भविष्यवाणी कर दी जाती है तो वो हवा में तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा आगे जाके। इनफैक्ट अगाथा ये भी कहती है कि स्कारलेट विच सबसे ज्यादा पावरफुल है, सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता। अगर इतनी पावरफुल एंटिटी है जो रियलिटी को भी वॉर्प कर सकती है, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं हो सकती। हाँ, ये मान सकते हैं कि उसे अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं करना आता, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पावरफुल नहीं है उनसे ज्यादा। फिर इसके बाद अगाथा एक एक करके वहां पे जितने भी सिटीजन है वेस्टव्यू के, उनको वांडा के कंट्रोल से बाहर निकालने लगती है। वांडा पूछती है तो वो बस ये कहती है कि आई एम जस्ट कटिंग देयर स्ट्रिंग्स, और ये अल्ट्रॉन को लेकर नॉट हो सकती है क्योंकि वो बार बार यही गाना गाता रहता था कि आई हैव गॉट नो स्ट्रिंग्स। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें ये चीज पता चलती है कि पिएट्रो एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि रैल्फ बोनर नाम का एक इंसान है, नॉर्मल इंसान, जिसके घर पे अगाथा आके रह रही थी और उसने उसे एक माला पहनाकर उसकी पावर्स दे दी, और कुछ भी नहीं, वो एक नॉर्मल सा इंसान है। एंड इस चीज़ ने मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा, क्योंकि यहाँ पर मार्वल वालों के पास पोटेंशियल था काफ़ी अच्छा कुछ करने का, लेकिन हक दिए। और इस सीन में वो स्टीवन सीगल को भी मेंशन करता है, जो 90s के ज़माने के काफ़ी फेमस एक्शन हीरो थे और ऑलमोस्ट हर बड़ी छोटी एक्शन मूवी में वो काम किया ही करते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी थी जो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, और वो ये थी कि मोनिका यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज़ करती है इस माला को फिगर आउट करने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोनिका के पास मैजिक को भी ट्रेस करने की पावर्स हैं? इस बारे में आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स में बताना। एंड फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में वांडा पीयर प्रेशर में आके हेक्स को खोल देती है ताकि वेस्टव्यू के जितने भी सिटीजन है वो उससे बाहर निकल पाए। वो अलग बात है कि स्वॉर्ड वाले मतलब मिस्टर लसन इस बात का फायदा उठाकर इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बट इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जो हेक्स का इफेक्ट है उसके उठने से जितनी भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो टाइम में आगे पीछे हो रही हैं। और वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, लेकिन जो थिएटर पे मूवीज़ लगी हैं उनके नाम थोड़े से ईस्टर एग टाइप के हैं, तो मैं बता देता हूँ। पहली विजर्ड ऑफ ऑज, जो एक्चुअली में एक विजर्ड की कहानी है जो एक फिक्शनल वर्ल्ड में पहुँच जाता है, और ये वांडा को लेकर काफ़ी क्लियर रेफरेंस है। फिर इसके बाद जो हेडिंग आती है उसका नाम है द बिग रेड किडनैप्ड। ये भी बिग रेड मतलब वांडा मतलब स्कारलेट विच, ये उसे लेकर ईस्टर एग है। एंड थर्ड वाले का नाम है टैनहाउसर गेट पुटिंग फन एंड डिसफंक्शनल।
अब टैनहाउजर गेट ब्लेड रनर मूवी को लेकर एक रेफरेंस है जो वांडा को नहीं बल्कि विजन को लेकर एक ईस्टर एग है, क्योंकि ब्लेड रनर का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही है कि इंसानों के शरीर में रोबोट्स होते हैं जो कि रेप्लिकेंट्स कहलाते हैं एंड मूवी के एंड में जो मूवी का मेन विलन है वो एक रेप्लिकेंट होता है और वो टैनहाउजर गेट को लेकर एक डायलॉग देता है, तो ये उसको लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें एक फैमिली टीम अप देखने को मिलता है जहां पर सोर्ड के एजेंट्स अगाथा, नकली विजन, ये सब लोग मिलकर विजन और वांडा के फैमिली के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और ये चीज़ देखने में काफ़ी अच्छी थी कि वांडा इतना सब कुछ होने के बाद भी लहसन की कलियों को बचाने की कोशिश कर रही है और मोनिका के पास बुलेट्स को भी स्लो डाउन करने की पावर्स है, मतलब बुलेट्स उसके आर पार निकल जाती है और वो शायद अपनी डेंसिटी को बढ़ाकर उन्हें रोक लेती है ताकि वो जमीन पे गिर जाए। एंड बिल्ली इतनी कम उम्र में बस ऐसे हाथ रख के गोली को रोक सकता है, क्या पावर है यार। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग दोनों विजन को आपस में फाइट करता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पे जो कलरफुल विजन है वो बेरंग विजन को बताता है शिप ऑफ थीसियस नाम के एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि सीन क्या है। अभी शिप ऑफ थीसियस वाली क्या भसड़ है मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ। ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत ही फेमस वॉरियर था थीसियस नाम का, और जब वो अपने बहुत सारे एडवेंचर्स करके वापस लौटा अपने शिप में तो उसके शिप को एक म्यूजियम में रखा गया, लेकिन क्योंकि शिप लकड़ी का बना था तो ओवर टाइम वो लकड़ी सड़ने लगी और एक एक करके उसके प्लैंक्स को रिप्लेस कर दिया दूसरे नए प्लैंक से। तो अब ये थ्योरी ये सवाल पूछती है कि अगर एक सड़े हुए प्लैंक को नए प्लैंक से रिप्लेस कर दिया गया तो भी क्या वो शिप ऑफ थीसियस कहलाने के लायक है? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो तब क्या होगा जब बाकी के प्लैंक्स को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे नए प्लैंक्स के साथ और इवेंचुअली पूरे के पूरे शिप को, तब भी क्या आप उसे शिप ऑफ थीसियस कहोगे? और जैसे ये थ्योरी कम कॉम्प्लिकेटेड थी तो एक और भाई साहब आए जिन्होंने वो पूरे सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जोड़कर एक और शिप बना दिया और कहा कि अब बताओ कौन सा असली शिप ऑफ थीसियस है। तो शिप ऑफ थीसियस की थ्योरी बेसिकली ये सवाल पूछती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को निकाल दिया जाए तो भी क्या वो वही ऑब्जेक्ट कहलाने लायक होगा या नहीं। एंड विजन के केस में ये चीज कंप्लीटली फिट बैठती है क्योंकि व्हाइट वाला विजन पुराने विजन जैसा दिखता तो है लेकिन अंदर से वो है नहीं। और ये पूरी भसड़ को एक्सप्लेन करने के बाद रंग बिरंगा विजन बेरंग विजन को सारी मेमोरीज दे देता है इन्फिनिटी वॉर तक की। थीसियस वाली चीज बोलने की जरूरत ही क्या थी, सीधे माथे पे हाथ रख के पहले ही बता देता ना। और अपनी पुरानी मेमोरीज मिलने के बाद इन भाई साहब की आंखों का रंग बदल जाता है और ये पलक झपकते ही छत को तोड़ते हैं और न जाने कहां गायब हो जाते हैं, पूरे एपिसोड में नहीं दिखते। फिर इसके बाद वाले सीन में वांडा अगाथा के ऊपर अपनी माइंड ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करती है लेकिन अगाथा पलट के ही उसे बांध देती है और इस बीच में वो जितनी भी ज़ॉम्बी वाली चुड़ैलें होती हैं ये एक्चुअली हमें मार्वल ज़ॉम्बीज वाला मोमेंट दे देती हैं और वो बार बार वांडा से कहती हैं कि ये सारी चीजें उसकी डेस्टिनी है, ये चीज पहले लिखी जा चुकी है कि वांडा को ये करना ही है। और अगाथा वांडा से कहती है कि पावर उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब वांडा को अपनी पावर्स का यूज कैसे करना है वो नहीं पता उसे। और फिर इसके बाद वाले सीन में वांडा और अगाथा की फाइट कंटिन्यू होकर वेस्टव्यू के एकदम ऊपर तक पहुंच जाती है जिसमें अगाथा धीरे धीरे वांडा की पावर्स एब्सॉर्ब करने लगती है, लेकिन आगे जाकर जब अगाथा नागिन डांस करने लगती है और उसकी पावर्स का कोई असर नहीं होता तब हमें समझ में आता है कि वांडा ने रून मैजिक का इस्तेमाल करके अगाथा की पावर्स को ब्लॉक कर दिया है और इसके बाद वो अपनी पावर्स को वापस एब्सॉर्ब करती है, एक एपिक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करती है स्कारलेट विच में और अगाथा को जमीन पर डालने के बाद नोजी नेबर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब इस नाम को सुनने के बाद मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि विचेस की नाक थोड़ी सी हमेशा से लंबी होती है और शायद इसमें भी अगाथा की नाक थोड़ी सी लंबी दिखाई गई है। लेकिन अगाथा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वांडा उससे कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो लोग दोबारा फिर से मिलेंगे, विच आई एम वेरी श्योर कि होगा आगे जाकर एमसीयू में, क्योंकि वांडा को अगाथा की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली आगे जाकर। फिर इसके बाद वांडा अपने हेक्स को बंद करना शुरू कर देती है और ये सारे के सारे अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ टॉमी और बिल्ली को ये लोग अपने बेड्स में टक इन करते हैं। और देखने में काफी इंटरेस्टिंग था कि टॉमी और बिल्ली दोनों कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। टॉमी को जहाँ पर एक तरफ डायनासोर्स पसंद है तो उसके बेड वाली साइड पूरी डायनासोर्स से डेकोरेटेड है, वहीं पे दूसरी तरफ बिल्ली काफी डिफरेंट है, उसे टेलीस्कोप्स, दूसरे प्लैनेट्स और अदर वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने का काफी शौक है, जो हो सकता है एक ईस्टर एग को हल्कलिंग को लेकर, जो कॉमिक बुक्स में उसका एक लवर होता है और वो दूसरे प्लैनेट से होता है। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसने वाला, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। फिर वांडा और विजन भी एक दूसरे को गुड बाइज कहते हैं और विजन वांडा से पूछता है कि आखिरकार वो है क्या, तो वांडा उसे बताती है कि जो माइंड स्टोन का टुकड़ा वांडा के अंदर था उसका इस्तेमाल करके उसने विजन को क्रिएट करा है। एंड वो उससे कहता है कि पहले वो सिर्फ एक वॉइस था, फिर उसे एक बॉडी मिली और अब वो एक मेमोरी है, तो आगे जाकर न जाने वो क्या बन जाए। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही क्लियर कट हिंट है कि विजन एमसीयू में रिटर्न करेगा, वो सफेद वाला भी तो घूम ही रहा है। एंड फिर इसके बाद वांडा का हेक्स पूरी तरह से क्लोज हो जाता है और वो अपने सिर पे एक हुडी डालकर मोनिका से कहती है कि वो लोग दोबारा मिलेंगे। तीसरी इंसान है जिससे कह रही है कि दोबारा मिलेंगे, अगाथा
विजन मोनिका। अब इसके अलावा 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी हैं जिन्हें मैंने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके देख लेना, और यहाँ पर मैं उन्हें दोबारा एक्सप्लेन करके फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो मेरे पीछे जो ऐसे वंडा के रेड कलर वाली लाइट है उसके जैसे सब्सक्राइब बटन आपको नीचे रेड दिख रहा होगा, उसे टच करिए और अभी के अभी क्रेप बना दीजिए। एंड अगर आप सभी लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके फॉलो कर लो गाइस। और डार्क होल्ड क्या है, कैसी है, क्यों है, इसे लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलिएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको लगता है कि मुझसे मिस हो गई हैं और आपने नोटिस करी थी। एंड जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।